हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 का सोशल साइंस जो है उसमें हिस्ट्री मतलब इतिहास का चैप्टर 1 लेके आए हैं। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराया जाएगा जो पिछले 10 साल में रिपीट हुआ है मैक्सिमम बार, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 10 में हैं, ये वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बता सकते हैं वीडियो कैसे बना, समझ गए? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 1 हिस्ट्री। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें यूरोपीय जो देश है जैसे आपका फ्रांस है, जर्मनी है, प्रसिया है, ऑस्ट्रिया है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, समझ गए? उसके बाद हम लोग इंडियन हिस्ट्री पे आएंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में कैसे जो है अंग्रेज ने कब्जा किया और महात्मा गांधी का युग शुरू हुआ, भारत राष्ट्र कांग्रेस हुआ, बहुत सारा आंदोलन हुआ, उसके बाद भारत कैसे आज़ाद हुआ, ये सब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 में है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ध्यान से पढ़ना है आपको। 50 इसमें ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट, और लगभग 10 शॉर्ट आंसर टाइप और 5 जो है लॉन्ग आंसर टाइप। इसी में आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा बढ़िया से। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांस की क्रांति जो है ये 1789 में शुरू हुई। डेट पूछे तो 14 जुलाई 1789। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यह है फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद माने सब कोई अपने देश को पसंद करता है, सब कोई अपने देश के लिए मर मिटने का कसम खाता, वही है राष्ट्रवाद। माने कोई भी व्यक्ति जो है अपने देश को गुलाम नहीं देखना चाहता है, वो आज़ादी चाहता है, यही है राष्ट्रवाद। अगला, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ये फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में शुरू हुआ था। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? आपको पता होगा, लुई 16वां, इसको बोलते हैं 16वां। केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है निरंकुश शासन। निरंकुश सरकार मतलब ऐसी सरकार जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, अपना मनमाना कर सकता है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है किम जोंग, उसी तरह है। ब्रूबो राजवंश का शासन किस देश में था? ये था फ्रांस में। मैंने फ्रांस को हथिया लिया था, कब्जा कर दिया था। अगला, बास्तीन किले का पतन कब हुआ? तो ये हुआ था 1789 ईस्वी में। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नोट्स जिसको चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, समझ गए? या फिर मेरा नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, चैनल पे नंबर है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो ये समान संस्कृति, समान इतिहास और धार्मिक मान्यता, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। वैसे भी आपका सोशल साइंस में इनमें से सभी वाला सही होता है। मार्सिले किस देश का राष्ट्र भक्ति है? माने राष्ट्रभक्ति का गीत है फ्रांस का। जैसे भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, राष्ट्रगान है जनगण मन, उसी तरह मार्सिले जो है फ्रांस का है। लिब्रे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। फ्रांस की मुद्रा का नाम है लिब्रे। फ्रांसीसी मुद्रा का नाम क्या है? लिब्रे। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन माने नेपाल का नहीं, फ्रांस का सम्राट था। प्रशासनिक व्यवस्था को तर्क संगत और कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता का क्या नाम था? तो नागरिक संहिता। इसे 1804 में लागू किया गया। इसको नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता भी बोलते हैं। अगर उल्टा आ जाए, क्वेश्चन ही आ जाए, तो ये हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804 में। तो सी नंबर बिल्कुल इसका सही है। नेपोलियन संहिता को कहाँ लागू किया गया? फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में। स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति की वकालत कौन करता है? तो ये करता है आपका उदारवाद। अगला देखिए, उदारवाद माने लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द के किस भाषा से हुआ है? तो ये आज़ादी। उदारवाद मतलब लिबर, और ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आज़ादी। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसको क्या बोलते हैं? नारीवाद। आंदोलन चला था मारियान जर्मनियन, अभी आगे पढ़ेगा।
एक ऐसे राज्य स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना असंभव है, उसको बोलते हैं कल्पनादर्श या यूटोपिया। ऑप्शन ये, मतलब ये भी पूछ सकता है कल्पनादर्श क्या है, तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव है, ये भी लिख सकते हैं। किसके कल्पनादर्श पर एक आदर्श समाज की कल्पना की गई? फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू कौन था? ये चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार। फ्रेडरिक सारियू किस देश से संबंधित था? ये फ्रांस से था। फॉसे फ्रेडरिक, फॉसे फ्रांस। ऐसे सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं है उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूसो को। 25 सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक ये है रूसो। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसने कहा? ये रूसो ने कहा था। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? रूसो का। मतलब आदमी पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन वो सामाजिक या कानूनी बंधन में बंधा हुआ है। द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये पुस्तक के लेखक है मॉन्टेस्क्यू। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दिदरो। इसको 2 बार 3 बार आप लोग सुन लीजिए, याद हो जाएगा। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति ने मिलकर नेपोलियन को कब हराया? तो ये 1815 में है, वाटरलू की लड़ाई हुआ था। वेना की संधि कब हुई थी? वेना सम्मेलन जिसको बोलते हैं 1815 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। 1815 में आयोजित वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ये मेटरनिक ने किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर। ऑस्ट्रिया नहीं रहेगा तो जर्मनी मार सकते हैं, क्योंकि पहले जर्मनी, प्रसा, ऑस्ट्रिया एक में था। वेना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की राजशाही पुनर्स्थापित हुई? बुब्रो वंश, ब्रूबो जिसको बोलते हैं। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 में। इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाली क्रांतिकारी जिउसेप्पे मैस्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1807 में जेनोवा। जिउसेप्पे मैस्सिनी यंग इटली का ये स्थापना किया था। एक गुप्त क्रांतिकारी की रूपरेखा देने वाली क्रांतिकारी जिउसेप्पे मैस्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका जिउसेप्पे मैस्सिनी। एक गुप्त क्रांतिकारी, ये जिउसेप्पे मैस्सिनी का जन्म, इसका जन्म पूछा है, ये गलत क्वेश्चन है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, इसका होगा आंसर जेनोवा में 1807। जेनोवा किसकी राजधानी आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। इटली की राजधानी है जेनेवा। 1807 में जन्म हुआ था जिउसेप्पे मैस्सिनी का। यंग इटली के अतिरिक्त मैस्सिनी ने और किस भूमिगत संस्था या संगठन की स्थापना की? ये होगा यंग यूरोप। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1870 में। सार्डिनिया, पिडमाट का शासक कौन था? ये था विक्टर इमैनुअल। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये किया था आपका प्रधानमंत्री के पद पर। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है इसलिए थोड़ा हार्ड लग सकता है, अलग अलग देश का इसमें क्रांतिकारी लोग हैं। सार्डिनिया, पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय के प्रमुख मंत्री का नाम क्या था? कैमिलो दे काबूर। सशक्त स्वयंसेवकों का नेतृत्व किसने किया था? ये गैरिबाल्डी ने किया था। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया? ब्रूबो। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटा किस व्यवस्था को स्थापित किया? संवैधानिक राजतंत्र। यह कथन किसका है? जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 में। अपनी स्वतंत्रता से पहले यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? ऑटोमन। किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया? यूनान को। अभी देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। 1832 में किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? वियना संधि। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपका ऑटो वन बिस्मार्क को। बिस्मार्क कौन था? ये कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? 1871 में। चलिए अब आ गया सब्जेक्टिव, अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? जर्मनी के चांसलर मेटरनिक। जर्मनी नहीं रहेगा तो ऑस्ट्रिया रहेगा। ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक शासक था। नेपोलियन माने नेपाल नहीं, फ्रांस का। और उसका युग नेपोलियन युग कहा गया, जो कि 1799 से 1815 तक चला। यंग इटली क्या है? यंग इटली मेजनी माने जुत्सिपो मेजनी द्वारा चलाया गया एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था। मारियान और जर्मनियान कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे भारत में भारत माता है, जर्मनिया जर्मन में है, उसी तरह फ्रांस में मारियान था, जो कि एक नारी रूपक था। अभी आगे बताएंगे। मारियान फ्रांस एवं जर्मनिया जर्मनी का नारी रूपक था, जिससे इन दोनों देशों में राष्ट्रवाद को बल मिला। यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? यूटोपिया या कल्पनादर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। या फिर इसमें लिख सकते हैं यूटोपिया या कल्पनादर्श का अर्थ ऐसे समाज की कल्पना करना जो किसी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो, जो कि व्यवहारिक रूप से असंभव है। इसके प्रवर्तक फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सारियू था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार, फ्रेडरिक फ्रांस, याद रखना है। अब है निरंकुशवाद, ये भी बताए। निरंकुश माने क्या हुआ? कोई लगाम नहीं। तो निरंकुशवाद का अर्थ ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था से है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। इतने लिख सकते हैं हम लोग। ये चला था कहाँ पे? फ्रांस में, लुई 14वां और लुई 16वां के शासनकाल में। मारियान से आप क्या समझते हैं? अभी तुरंत बताइए। ये वाला देखिए आप लोग। जैसे ये सब नारी रूपक है, जैसे भारत माता भारत में, जर्मनिया जर्मनी में, उसी तरह मारियान फ्रांस में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मारियान से आप क्या समझते हैं? जैसे भारत के लिए भारत माता एक नारी रूपक है जो हम भारतीयों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है या बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार फ्रांस में मारियान नारी रूपक है जो राष्ट्र एकता एवं राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसी तरह अब जर्मनिया आ गया। जर्मनिया से आप क्या तात्पर्य है? तो जैसे भारत के लिए भारत माता, फ्रांस के लिए मारियान एक नारी रूपक है, ठीक उसी प्रकार जर्मनी के लिए जर्मनिया नारी रूपक है जो बलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है। जर्मन बलुत वीरता का प्रतीक है, नारी रूपक। नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। नेपोलियन की संहिता क्या है? तो नेपोलियन ने, जब नेपोलियन युग था, माने नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, तो उसने कुछ नियम कायदे कानून बनाए थे नागरिकों के लिए। उसी को बोलते हैं नेपोलियन की संहिता या नेपोलियन का कानून या नेपोलियन कोड। देखो लिखा है यहाँ पे। 1804 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट या राजा नेपोलियन ने नवीन कानून का संग्रह किया, जिसे नेपोलियन की संहिता या नेपोलियन कोड कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारा विशेषता लिखा है, तो आपको 4-5 तो ही लिखना है। तो सबसे पहले ये लिख दीजिए, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर सबको समान अधिकार दिया गया। लोगों को संपत्ति का अधिकार दिया गया। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। कानून के सामने सबको बराबर कर दिया गया। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया। एक समान कानून, मानक, भार तथा नाप लागू किया गया। यहीं तक लिख सकते हैं हम लोग। यातायात के साधनों का विस्तार हुआ। कृषि विस्तार, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ। तो 8 गो है, आप लोग 5 गो कोई भी इसमें लिख सकते हैं जो बढ़िया लगे आपको। ये सब क्वेश्चन इसी तरह पढ़ने का है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो नागरिकों में सामूहिक पहचान अथवा राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला, पितृभूमि तथा नागरिक जैसे राष्ट्रवाद विचारों को प्रोत्साहन किया गया। नारी रूपक मारियान को प्रचारित किया गया। फ्रांस में यही चलता था। नए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान मार्सिलो का निर्माण। मार्सिलो क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान, याद रखना। नागरिक के एक समान अधिकार का समर्थन किया गया। स्थानीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा, जो कि फ्रांस में चलता है, उसको राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया गया। यहीं तक आप लोग लिख सकते हैं। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, ये भी लिख सकते हैं। 5 गो पॉइंट ही लिखना है आपको, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर का आता है। वियना संधि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। वियना संधि या वियना कांग्रेस, जिसको वियना सम्मेलन भी बोलते हैं। तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की निर्णायक रूप से पराजय हुई। इसी वर्ष ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की।
अब इसका विशेषता क्या क्या है, चलो देखो। वियना संधि की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य, तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना था, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापन करना था, माने पुराना रीति रिवाज को फिर से बहाल करना था। वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिक युग का प्रारंभ हुआ। पराजित राष्ट्र विजित राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति दे फ्रांस में राजतंत्र की बहाली हुई, लुई 18वां को राजा बनाया गया। ये चैप्टर जो है थोड़ा कम ही समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग सब इंडिया में रहते हैं और पढ़ रहे हैं हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, इसलिए थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और पॉइंट बना के छोटा छोटा लिख के याद करना है। मारियन और जर्मनियन पूरा बता दिए, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हम पूरा डिटेल बता दिए इसका। ऑटोमन साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, ये 2017 में आया है क्वेश्चन। पश्चिम एशिया और दक्षिणी यूरोपीय देश के कुछ भाग पर तुर्की का साम्राज्य स्थापित था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया। यहीं तक हम लोग लिख सकते हैं, याद करना है यहीं तक। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। यूनान की स्वतंत्रता के लिए रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश ने इस पर आक्रमण किया, जिससे यह कमज़ोर होकर समाप्त हो गया। यहीं तक भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र कैसे विकसित हुआ। ऊपर वाला भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे 8 नंबर वाला, या फिर इसको थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। यूनान प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था, अभी इसको ग्रीस बोलते हैं। यूनान के साहित्य, दर्शन, कला, विज्ञान, चिकित्सा, अभी जो हम लोग आयुर्वेदिक दवा यूज करते हैं वो सारा यूनानी पद्धति पे है, से पूरे यूरोप प्रभावित था। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन माने तुर्की साम्राज्य के अधीन था। 1453 में कुस्तुनिया का पतन हो गया। वहाँ के कवि, विचारक, दार्शनिक यूरोप अन्य देश में चले गए, जिससे यूरोपीय देश में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। 18वीं सदी से तुर्की की शक्ति कमज़ोर होने लगी और तुर्की को यूरोप का मरीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया है। यूरोप का मरीज माने सिक मैन ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, तुर्की को कहा जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानियों से भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तुर्की शासन से मुक्ति होने के लिए यूनानियों ने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। इन्हें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड का भी समर्थन मिला। इन राष्ट्र ने मिलकर तुर्की पर आक्रमण किया और उसको कमज़ोर कर दिया, और जिससे तुर्की की हार हुई। अंत में 1832 में कुस्तुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। इस प्रकार अन्य देश में भी निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन हुए और नए नए राष्ट्र का उदय हुआ। मतलब सब देश किसी न किसी देश का गुलाम था। चलिए और 2-3 क्वेश्चन है, हो जाएगा आपका 20 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, तो 1871 के बाद बाल्कन प्रदेश में तनाव बढ़ने लगा। बाल्कन क्षेत्र में मुख्यतः आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ये सब देश जो है शामिल थे। इन क्षेत्र के लोगों को स्लाव कहा गया। बाल्कन प्रदेश पर ऑटोमन तुर्क का कब्जा था। बाल्कन क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों से तनाव पनपा। यहाँ अब इतना बड़ा याद नहीं होगा, तो आप 2-3 1871 के बाद बाल्कन प्रदेश में तनाव बढ़ने लगा। बाल्कन क्षेत्र में मुख्यतः रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया ये सब देश था। इन क्षेत्र के लोगों को स्लाव कहा गया। बाल्कन प्रदेश पर ऑटोमन तुर्क का कब्जा था। अब यहाँ लिखना है, बाल्कन क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों से तनाव पनपा। पहला, बाल्कन क्षेत्र पर ऑटोमन तुर्क का कब्जा लंबे समय तक रहा। 19वीं सदी में तुर्क काफ़ी कमज़ोर हो गया। इसको यूरोप का बीमार माने सिक मैन ऑफ यूरोप कहने लगा। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्ध ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिसके प्रभाव में बाल्कन राज्य के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। यहीं तक लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखना है। अब ये इम्पोर्टेंट है, इटली एकीकरण, जर्मनी एकीकरण, इसके बाद खत्म, यहीं तक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या है, या इटली के एकीकरण में शासक विक्टर इमैनुअल, मंत्री कांट काटूर मेजनी एवं गोरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, चर्चा करें। चलो देखो, 18वीं सदी के अंत में इटली एक विखंडित देश था, माने अलग अलग टुकड़ों में बटा था। लगभग 1 दर्जन स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन के कार्यों से यहाँ राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसके बाद मेजनी, कांट काबोर, गोरिबाल्डी एवं विक्टर इमैनुअल के प्रयास से एकीकरण संभव हुआ। एकीकरण में निम्नलिखित कारण सहायक थे। पहला, नेपोलियन की भूमिका। इसने प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे राज्य को मिलाकर बड़ी इकाई का रूप दिया। तीव्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकास ने
राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। मैजनी की भूमिका, मैजनी ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन यंग इटली का निर्माण किया जिसके द्वारा इसके राष्ट्रवादी भावना का प्रचार हुआ। कांट काउर की भूमिका, ये सब भी आ सकता है एग्जाम में, मतलब एकीकरण में क्या भूमिका था इटली का। तो कांट काउर पिडमांट सार्डिनिया का मंत्री था। वह इटली के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहता था, इसलिए उसने बाध्य शक्तियों का सहयोग किया। क्रीमिया युद्ध 1854 के बारे में उसने कहा था, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का एकीकरण होगा। गॉरिबाल्डी की भूमिका, गॉरिबाल्डी एक सेनानायक था। उसने लाल कुर्ती नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया जिससे सिसिली एवं नेपल्स को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्टर एनुअल द्वितीय की भूमिका, इटली के एकीकरण में शासक के रूप में विक्टर एनुअल की भूमिका भी महत्वपूर्ण था। ये आएगा ही एग्जाम में, तो इसको आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का आएगा तो थोड़ा आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा। ये नहीं भी लिखिएगा, हो गया। 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण उसी तरह 19वीं शताब्दी में जर्मनी का एकीकरण यूरोप के सर्वप्रथम घटनाओं में से एक है। बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति द्वारा इस एकीकरण को अंजाम तक पहुंचाया। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। इसकी प्रक्रिया को निम्न बिंदु द्वारा समझा जा सकता है। नेपोलियन की भूमिका, नेपोलियन ने छोटे छोटे 300 राज्यों को 39 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। इससे प्रशासनिक एकीकरण को बल मिला। जलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना, जलवेराइन एवं शुल्क संघ था जिसने राष्ट्र आर्थिक एकीकरण की बल प्रदान किया। तीव्र औद्योगिक विकास, कोयले एवं लोहे की उपलब्धता तथा रेल के विकास ने औद्योगिकरण को तीव्र किया। इससे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। बिस्मार्क की भूमिका, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। बिस्मार्क की कूटनीति ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण की शुरुआत हो गई थी। ये डेनमार्क से युद्ध 1864 में हुआ। बिस्मार्क ने कूटनीति का सहारा लेते हुए ऑस्ट्रिया को मिलाकर डेनमार्क को हराया और सेल्विग और हाल्टटीन पर कब्जा किया। जर्मनी बहुल होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दिया ताकि आगे जर्मनी भी लड़ सके। ऑस्ट्रिया से युद्ध 1866 में हुआ। बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को मित्रविहीन करना आरंभ किया। फ्रांस से युद्ध 1870, बिस्मार्क ने कूटनीति से रूस, ऑस्ट्रिया, इटली को अपनी तरफ मिलाकर फ्रांस को मित्रविहीन कर दिया। तो इतने आप लोग को लिखना है। उसके बाद क्या हुआ? अंत में जर्मनी का एकीकरण हो गया 18 जनवरी 1871 को। 1870 के युद्ध में, सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। उसके बाद ब्रेकफर्ट की संधि हुई। जर्मनी का क्षेत्र बिस्मार्क प्रशा पर कब्जा हो गया। यही है। चैप्टर 1 थोड़ा हार्ड है तो 2 बार 3 बार इसको पढ़ना है, बोरिंग भी है, समझ गए। चैप्टर 2 इंडियन हिस्ट्री है, एकदम 1 नंबर, इसको समझ में आ जाएगा 1 नंबर। यानी ये सब पढ़ना जरूरी है, समझ गए। ठीक है, धन्यवाद।